साइंस क्लास 10th इसमें है जो टॉपिक था अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। तो अम्ल एवं क्षारक के विलयन किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की संख्या कितनी है। जिस विलयन में अम्ल एवं क्षारक की संख्या अम्ल की संख्या जिस विलयन में अम्ल की संख्या ज़्यादा होती है वो विलयन अत्यधिक प्रबल होगा। ठीक है। अब जिस विलयन में क्षारक की संख्या अधिक होगी यानी कि OH माइनस की संख्या अधिक होगी तो वो विलयन अत्यधिक प्रबल होगा। अब हम ये ध्यान देते हैं कि इसमें दोनों में पावर ऑफ हाइड्रोजन आते हैं। ठीक है। तो कैसे पता किया जाए कि किसी विलयन में हाइड्रोजन की जो सांद्रता है कम है या अधिक है, उसी से तो हमें पता चलेगा कि विलयन अत्यधिक क्षारीय है या फिर अत्यधिक अम्लीय है। और जो विलयन अत्यधिक अम्लीय रहेगा वो अत्यधिक अम्ल उसमें अत्यधिक प्रबल रहेगा, जो अत्यधिक क्षारीय रहेगा उसका क्षार अत्यधिक प्रबल रहेगा। ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया है कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया और उस स्केल का नाम है pH स्केल। ठीक है। अब ये जो pH स्केल होता है ये क्या करता है कि किसी भी विलयन, pH का मतलब थोड़ा सा इसका डिटेल बता देते हैं। pH जो है वो उषांश होता है जिसे अंग्रेजी में पोटेंस कहते हैं। ठीक है। ये पोटेंस एक जर्मन भाषा है, इसका अर्थ होता है शक्ति। ठीक। तो pH फुल फॉर्म हो जाता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन की जो शक्ति होती है वो कितनी होती है उसको ज्ञात करने के लिए pH स्केल उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब pH स्केल को थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। क्योंकि ये प्रश्न pH स्केल से तो 100% प्रश्न आता है, 1 नंबर का है या फिर 2 नंबर का है। ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अति लघुत्तरी में आता है तो pH के बारे में पूछ देगा, ऑप्शनल में आता है ऑब्जेक्टिव टाइप का तो pH दे देता है कि मतलब नींबू का बताइए, तो मानव शरीर के रक्त का बताइए, तो दूध का बताइए, इस प्रकार के पूछ देता है। किसी विलयन का बताइए तो उसमें pH मान कितना होता है। तो pH बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी विलयन का नाम दे देगा, कह देगा बताइए इसमें ये अम्लीय है या क्षारीय है, तो अम्लीय क्षारीय कैसे हम बताएंगे। तो देखते हैं जो pH स्केल होता है ये पूरा स्केल 0 से 14 तक का होता है। ठीक है। और ये बीच में से डिवाइड होता है 7। ठीक है। जो 7 होता है इसे हम उदासीन नाम से जानते हैं, क्योंकि जिस विलयन का pH मान 7 आता है, ठीक, वह विलयन उदासीन माना जाता है। ठीक। जैसे जल का अगर चेक किया जाए pH मान तो शुद्ध जल का pH मान क्या होना चाहिए 7। अगर 7 आता है तो वह जल क्या है उदासीन है। अब इसमें क्या होता है 0 से 7 के अंदर किसी भी विलयन का मान अगर 0 से 7 के अंदर आता है तो वह विलयन क्या माना जाएगा अम्लीय विलयन माना जाएगा। ठीक है। और जिस विलयन में विलयन का मान 7 और 14 के बीच में आता है, 7 पे नहीं होना चाहिए, 7 से थोड़ा सा अधिक और 14 तक होता है, तो वह विलयन क्या माना जाता है क्षारकीय विलयन माना जाता है। ठीक है। जैसे जैसे हम 0 से 7 की तरफ यानी कि 0 से आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे अम्ल की जो कैपेसिटी होती है वो घटती जाएगी। ठीक है। यानी कि प्रबल अम्ल क्या होता जाएगा दुर्बल अम्ल होता जाएगा और क्षारक की जो क्षमता होती है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि जो दुर्बल क्षारक है वो प्रबल होता जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है प्रबल अम्ल। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है प्रबल क्षारक। ठीक है। अब देखेंगे कैसे बढ़ता जाता है कैसे घटता जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं एक डिवीजन लगाते हैं। ठीक है। ये जो मात्रक है यहाँ से बीच में से हम डिवाइड करते हैं, यहाँ से ये एक चीज़ ध्यान देंगे, आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और जो क्षारक होते हैं वो OH- आयन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में ये सभी क्या हैं अम्ल हैं।
ठीक है। और देख रहे हैं अम्ल जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं अम्ल की मात्रा क्या हो रही है, घटती चली जा रही है, अम्ल की मात्रा घटती चली जा रही है, यानी कि जो प्रबल अम्ल है वो दुर्बल होता चला जा रहा है। ठीक है, और ये है क्षारक। ठीक, अब इस क्षारक में क्या है कि देखते हैं जैसे ही हम क्षारक जो 0 से 14 की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, तो देखो यहाँ पे क्षारक की प्रबलता बिल्कुल दुर्बल है, यानी कि दुर्बल क्षारक इसे बोलेंगे। यहाँ से जैसे आगे आगे बढ़ते जा रहा है तो देख रहे हैं क्षारक की प्रबलता यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है, यानी कि इससे क्या स्पष्ट होता है कि 0 से अगर हम 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं तो जो अम्ल होगा वो दुर्बल अम्ल होता चला जाएगा, और 7 से 14 की तरफ हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो जो क्षारक होता है वो प्रबल क्षारक हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आया। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। अब इस पीएच स्केल पे देखते हैं कि कुछ यौगिकों का कि उनका पीएच मान कितना होता है। जैसे कि जो जठर रस होता है जो हमारे मानव के आमाशय में स्रावित होता है भोजन को पचाने के लिए, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उसका जो पीएच मान होता है 1.2 होता है। 1.2 यानी कि 7 से कम है और प्रारंभिक में ही है, तो ये प्रबल अम्ल कहा जा सकता है कि ये प्रबल अम्ल है। ठीक है, अब नींबू है तो नींबू का 2.2 है, नींबू भी एक प्रबल अम्ल कहा जा सकता है। अब इसमें जो 7 है, 7 को हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि पीएच मान जिसका 7 रहता है वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। एग्जाम्पल में आपको बताए थे शुद्ध जल का, और जो साधारण नमक होता है इसका भी पीएच मान 7 ही पाया जाता है। अब एक चीज़ और आती है इंटरेस्टिंग कि मानव रक्त एवं आंसू का जो आंसू होते हैं उसका पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, यानी कि जो मानव रक्त होता है वो किस प्रकार का है, क्षारकीय प्रकार का है, लेकिन ये प्रारंभिक क्षारकीय हैं, यानी कि ये दुर्बल क्षारक बोले जाएंगे। ठीक है, तो अभी तो आपको कंपेयरिंग समझ में आ रहा होगा कि क्यों, कब हम प्रबल कर रहे हैं कब दुर्बल कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं हम, अगला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है इसका पीएच मान 10 होता है। ठीक है, तो ये अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जैसे ही हम 7 से और अधिक आ रहे हैं, आगे की तरफ आ रहे हैं 14 की तरफ, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो क्षारक हैं, क्षारक की प्रबलता बढ़ती जा रही है। अब जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन होता है उसका पीएच मान 14 है, 14 यानी कि पूरा फुल स्केल है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे प्रबल क्षारक माना जाएगा। ठीक है, तो इससे तो आप लोगों को इस स्केल में जितनी चीज़ें बताई गई इससे स्पष्ट हो गया है कि प्रबल क्षारक कब बोलेंगे, दुर्बल क्षारक कब बोलेंगे, प्रबल अम्ल कब बोलेंगे और दुर्बल अम्ल क्यों बोलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आपको बनाने की विधि देता है एग्जाम में। तो इस चैप्टर से जो सेकंड चैप्टर है, इस सेकंड चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं बता रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, मात्र उन्हीं टॉपिक को लेकर समझा रहे हैं हम। तो देखेंगे बोर्ड एग्जाम में आने वाला विरंजक चूर्ण दे देगा कि विरंजक चूर्ण की निर्माण विधि एवं उपयोग बताइए। ठीक है, तो निर्माण विधि एवं उपयोग के लिए हम क्या करेंगे, विरंजक चूर्ण का कैसे बनता है। ठीक है, तो बनाने की विधि पहले लिखेंगे, तो इसमें हमें फॉर्मूला तैयार होना चाहिए। जैसे कि क्या है, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। शुष्क बुझा हुआ चूना, यानी कि शुष्क बुझा हुआ चूना जो होता है, पहले शुष्क होना चाहिए उसे बुझा लेना है, यानी कि बुझे हुए चूने को जल से मिलाना है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कराना है। फिर उसके बाद क्लोरीन गैस पर क्रिया करानी है। ठीक है, तो शुष्क बुझे हुए चूने पर जब हम क्लोरीन गैस की क्रिया कराएंगे तो वहाँ पे विरंजक चूर्ण का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक, चलिए करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, प्लस क्लोरीन गैस लेना है हमें, क्लोरीन गैस ले लिए। अब हमें बनाना क्या है, विरंजक चूर्ण बनाना है। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस यहाँ से जल निकलेगा,
H2O, क्योंकि CaOCl2 बनेगा तो कैल्शियम हो गया और इसमें से एक ऑक्सीजन हो जाएगा और 2 क्लोरीन इसके साथ आके जुड़ जाएंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे बाहर निकल जाएगा जो कि जल का निर्माण कर देगा। तो यहाँ पे बन गया आपका विरंजक जोड़। ठीक है, चलिए ये तो बनाने की विधि हो गई, ये विधि हो गई और ये बनाने का जो सूत्र होता है, रिएक्शंस होते हैं, वो रिएक्शंस हम दिखा दिए हैं। अब कहता है कि इसके विरंजक चूड़ का उपयोग बताइए। ठीक है, तो 1 से 2 या फिर 2 मतलब 1 से अधिक उपयोग ही आपको बताने हैं, ऐसा नहीं कि एक उपयोग बता के छोड़ दिए। ठीक है, तो आप पॉइंट डाल देंगे 1। जैसे कि पहले पॉइंट में क्या आ जाएगा, सबसे असरदार इफेक्ट बता रहे हैं विरंजक चूड़ का जो उपयोग होता है कि ये जल में पीने वाले जो पानी होते हैं उनमें विरंजक चूड़ का उपयोग किया जाता है, डाला जाता है, क्योंकि उनमें जो जीवाणु उत्पन्न होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पानी रखा जाता है या फिर खुले पानी में जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, तो पीने वाले पानी में जो जीवाणु उत्पन्न होते हैं उनमें विरंजक चूड़ डाला जाता है ताकि जीवाणु से मुक्त हो जाए पीने वाला पानी। जैसे कि आपको पता होगा कि पहले के समय में अधिकतर कुआं यूज होता था, तो कुएं से पानी निकाला जाता था तो गवर्नमेंट क्या करती थी, एक पाउडर डलवाती थी उसमें, वो यही विरंजक चूड़ होता था। इसी पाउडर से क्या होता था कि वो कुआं स्वच्छ रहता था और उसमें जीवाणु उत्पन्न नहीं होते थे। ये पहला उपयोग हो गया। ठीक है, दूसरा उपयोग है जो सूती के वस्त्र होते हैं या नीलेन के होते हैं, तो इनके मज्जा विरंजन के लिए क्या किया जाता है, उनका विरंजन कराया जाता है, इसके लिए उपयोग होता है। फिर और रासायनिक कई इफेक्ट्स होते हैं जिनमें उपयोग होता है। फिर लकड़ी के जो कागज़ बनाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है पेपर्स तो लकड़ी से बनते हैं, ठीक है, तो उनके मज्जा के लिए भी विरंजन का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे हम पॉइंट डाल डाल के 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट डाल डाल के क्या करेंगे बता देंगे, और इस पे आराम से हम 3 से 5 नंबर तक उठा लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि विरंजक चूड़ का सूत्र बताइए, कई सूत्र दे देगा ABC करके, आप ऑब्जेक्टिव टाइप का दे देगा, तो कम से कम ये तैयार रहेगा तो आप आराम से नंबर गेन कर सकते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, समझ में आया? जहाँ पे दिक्कत होती है आप कमेंट में जरूर बेझिझक कमेंट करिए, पूछिए कि यहाँ से दिक्कत है, ऐसे नहीं आया, या फिर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आती है तो उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर इसको बता दीजिए, तो बता दिया जाएगा। देखते हैं बेकिंग सोडा बनाने का निर्माण कैसे होता है। तो इसमें क्या होते हैं, बेकिंग सोडा बनाने के लिए जो मूल घटक उपयोग किए जाते हैं वो सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का मूल घटक क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड के साथ क्या किया जाता है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का उपयोग किया जाता है। इनके साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया संपन्न होने के बाद हमें प्राप्त होता है अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा। ठीक है, तो जब हम सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया लेके जब अभिक्रिया करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। बेकिंग सोडा में सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया इसकी किस प्रकार की है। तो लेना है सबसे पहले सोडियम क्लोराइड लेंगे प्लस जल लेंगे प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे प्लस अमोनिया लेना है, NH3, NH4 अमोनियम होता है। अब इसमें जो निर्माण होगा तो अमोनियम क्लोराइड का, यानी कि NH4Cl2 प्लस NaHCO3, ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यही आपका बेकिंग सोडा है। ठीक, ये हो गया बेकिंग सोडा बनाने का रासायनिक सूत्र। ठीक है, इससे तो बन गया बेकिंग सोडा बनाने, ये रासायनिक सूत्र बन गया। बेकिंग सोडा का उपयोग, इसमें क्या होता है कि बेकिंग सोडा का उपयोग करने के लिए इसमें करना ये पड़ता है कि या तो हम इसे गर्म करें
या फिर किसी जल में घोलें, ठीक है। तो यहाँ पे H+ दे दिया गया है कि यानी कि किसी के अम्ल के साथ करें या फिर जल हो। तो इसमें क्या होता है कि जो बेकिंग सोडा होता है वो विभाजित होता है, यानी कि अपघटन यहाँ पे आप देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में है, जल निकलता है, और अम्ल का सोडियम लवण होता है इसमें, ठीक है। अम्ल का जो सोडियम लवण है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले सकते हैं या फिर कोई अम्ल का सोडियम लवण ही यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। अब होता क्या है कि इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं इनमें से क्या होता है कि ये तो घटक हो गए इसके। अब इनका उपयोग आता है कि जो केक होता है, पाव होते हैं, ब्रेड होते हैं, उनको मुलायम और स्पंजी बनाने के लिए क्या किया जाता है, उनमें उभार लाया जाता है, यानी कि वो स्पंज हो, ठीक है। तो उसके लिए उपयोग किया जाता है। और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट ये एक क्षारकीय होने के कारण जो जब कोई किसी व्यक्ति को अम्लता की शिकायत आती है, यानी कि एसिडिटी की आती है, तो वहाँ पे अम्ल रहता है, एसिड होता है, तो इसमें बेस पाया जाता है। तो इसको क्या किया जाता है, अगर उस व्यक्ति को बेकिंग सोडा दे दिया जाता है तो उस व्यक्ति की जो जलनशीलता रहती है पेट से वो गायब हो जाती है। तो इसे अग्निशामक में भी उपयोग किया जाता है। तो ये रहे बेकिंग सोडा के निर्माण की विधि, और इसके रासायनिक सूत्र रहे कैसे बन रहे हैं, समीकरण, और फिर ये क्या होता है, इनके घटक होते हैं, यानी कि जल और जल के साथ मिलाने पे, गर्म करने पे कैसे घटक में खंडित होते हैं, और इनका उपयोग बता दिया गया है। तो इनसे कोई भी प्रश्न आएंगे बोर्ड में तो आते ही हैं। 4 ठो हम बताएंगे, जिसमें से एक हो गया है आपका विरंजक चूर्ण, दूसरा बेकिंग सोडा हो गया है, फिर धोने का सोडा होगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। इन चारों में से 2 से 100% आते हैं, ठीक है। तो चारों को आप तैयार रखेंगे तो 2 100% आएंगे, यानी कि 6 से 10 नंबर आप अचीव